तो पिछली क्लास में मैट्रिसेस में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमने कवर करी थी, जिसमें आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, इन्वोल्यूटरी एंड पीरियोडिक मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, राइट। तो एक बार फटाफट क्लासीफाई कर लेते हैं इन्हें। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चे आइडेम्पोटेंट तब होगी जब ए स्क्वायर बराबर ए हो। दूसरी बात हमने डिस्कस करी थी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी तब होगी जब ए स्क्वायर बराबर आई हो जाए। मैंने कहा था इसके एग्जांपल्स इस क्लास में करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। तीसरा, थर्ड वन, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नीलपोटेंट तब होगी जब ए पे पावर सम एन बराबर नल मैट्रिक्स हो जाए, जहां पे एन को हम ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंस बोलते थे। ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंस, जहां पे एन ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंस था। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, अब आप बोलोगे सर नल मैट्रिक्स तो हमेशा नीलपोटेंट होती है, कोई भी स्क्वायर नल मैट्रिक्स लिया जाए, तो शर्त इसमें यह है कि इससे अगर आप एक पहले वाला पावर लेते हैं ए पे पावर n माइनस वन, दैट शुड नॉट बी नल। ये कंडीशन है, जरूर नोट कर लो। ए पे पावर n माइनस वन की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। नल पे आप कोई भी पावर लगाओगे हमेशा नल ही रहेगा, ठीक है। तो यहां शर्त है कोई नॉन नल मैट्रिक्स हो, उसमें आप मल्टीप्लीकेशन करते जा रहे हो और नल आपको मिल रहा है, ये शर्त है। अगली है पीरियोडिक मैट्रिक्स। गौर करना, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होता था जहां पे टी लीस्ट पॉजिटिव नंबर था। टी इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तब फंक्शन पीरियोडिक था। ऐसे मैट्रिक्स में अगर इसी टर्म में लिखना चाहते हो, पिछली क्लास में जो लिखा था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख दो, ए पे पावर सम n प्लस वन इक्वल्स ए। जहां पे n लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नॉट नंबर, और यही मैट्रिक्स का फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? तो इन सब पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और मैंने पहले कहा था अगर आपको ये याद भी नहीं तो आईआईटी से डिफाइन करके देता है, गॉट इट। बट मेंस और बिट्स वगैरह में ये बातें शायद ये डिफाइन करके ना सीधे सवाल पूछ लें इन पे। तो एग्जाम्पल्स मेरी याद नहीं, तो एग्जाम्पल्स मैंने कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर रखे हैं, वो शायद मॉड्यूल में भी पर्याप्त नहीं मिलेंगे इनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूं। देखो मेरे पास यहां पे ऐसे दिया गया है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स, इसकी एंट्री में लिख देता हूं 1 माइनस 2 माइनस 6, 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2 9 माइनस 3 2 9, और इसके बाद है 2 0 माइनस 3, 2 0 माइनस 3। इफ दिस इज पीरियोडिक,
if this matrix is periodic, then its fundamental period will be, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा बच्चे? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। अच्छा, आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? गौर करो, पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, देखोगे ए स्क्वायर कहीं a के बराबर तो नहीं आ रहे, फिर 2, इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो फटाफट आप मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए करके देखो पहले क्या आ रहा है। फटाफट a इंटू ए करो, जल्दी करो, फास्ट। पहले आप a स्क्वायर कैलकुलेट करो, यानी a इंटू ए। ये 1 - 2 - 6। एक मिनट, लास्ट कॉलम की एंट्री में देख लेता हूं दोबारा, कहीं कुछ गलती तो नहीं, एक बार रीचेक कर लेता हूं। 1 - 2 - 6 पहले है, -3 - 2 सॉरी -3 2 9, देन 2 0 -3 है, यहां पे -3 है बच्चे। आप इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू फटाफट से लिख दो भाई, जल्दी जल्दी। जल्दी करो बच्चे, जल्दी। मैं भी साथ साथ लिखता हूं। देखो भाई, यही आ रहा है ए स्क्वायर। जल्दी करो लाल, ये गधों वाला काम मत करो। तो बताओ गलत है या बोलो सही है, कैलकुलेशन में समय मत लगाओ। नहीं आ रही है। आई कैन नॉट वेट भाई, आप ये ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। ए स्क्वायर ही अब ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब का मतलब आप यही देख लो, कैलकुलेशन बहुत घटिया है साथी लोग।
अब आप ए स्क्वायर में फर्दर ए मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर में फर्दर आप ए मल्टीप्लाई करो बच्चे, इसमें आप वापस से ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके लिखो। तो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं। तो 1 माइनस 3 2 मैं कर रहा हूं, 1 माइनस 3 2, तो यहां से +1 आ जाएगा। गॉट इट। चेक करो सभी लोग इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई वापस मैं कर रहा हूं, तो 1 माइनस 3 2 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 18 -12 -5 12 -17 + 18 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आने वाला है, आप लिख लो इसे। तो बच्चे इसका ए क्यूब इक्वल टू आपको ए मिल रहा है वापस, तो आप ऐसा लिखेंगे ए पे पावर 2 + 1 बराबर ए। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया बच्चे? 2 इज राइट आंसर। ठीक है, 2 इसका सही उत्तर है। इतनी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम फटाफट मैं लिख देता हूं। ए मैट्रिक्स यहां पे लिखी हुई भाई ऐसे कुछ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखता हूं, तो इस बार कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ए मैट्रिक्स 2 3 -1 -2 2 3 -1 -2 2 क्रॉस 2 में रिलेटिवली कैलकुलेशन कम होगा। देन ए इज फर्स्ट ऑप्शन आइडेम्पोटेंट। अच्छा, अगर आइडेम्पोटेंट होगा तो पीरियोडिक भी होगा, उसका पीरियड 1 हो जाएगा। दूसरा नीलपोटेंट, तीसरा पीरियोडिक, चौथा इन्वोल्यूटरी। कौन सी मैट्रिक्स है ये बतलाना है। तो फटाफट पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते, सब में मल्टीप्लाई करना ही है। चलो बच्चे, a इंटू ए कैलकुलेट करो। टू 3 -1 -2 चेक कर लिया। सो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया? आई आ गया। कौन सी मैट्रिक्स होगी? क्या? इन्वोल्यूटरी। इन्वोल्यूटरी में ए स्क्वायर क्या था? आई था। चलो एक और एग्जांपल यहां पे सेट करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स, इस बार एंट्री लिखना, इफ ए मैट्रिक्स, आप रो वाइज एंट्रीज लिखो। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, प्रॉब्लम सेम है। अगले में -1 0 -1 -1 0 -1, लास्ट रो -2 -2 -1। फटाफट आप यहां पे आ जाओ, यही स्टेप आपको वापस करना, जल्दी से करो। पहले a इंटू ए ऑब्टेन करो, देखो क्या मिल रहा है भाई।
अच्छा, ऐसे सवाल ज़्यादा पूछते क्यों नहीं, क्योंकि इसमें क्या बड़ा तुक्का लगता है, समझ गए ना, कि 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कहीं इसमें फंस ना जाए गाड़ी। वैसे आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसमें 2-3 बार ही मल्टीप्लाई करने पे काम चल जाएगा। तो जहाँ ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाना होगा वहाँ पे कुछ सिमेट्री चलेगी, और वो 2x2 ऑर्डर का हो सकता है। बोलो बच्चे बोलो। आप सेम मैट्रिक्स जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर दो लाल। 2 1 1 -1 0 -1 -2 -2 -1। कुछ नहीं मिल रहा है क्या? क्या मिल रहा है? शायद उसमें भी शायद है। देखो पहले इसे आप कॉलम और रो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 -1 -2 4 -3 कितना होगा? 1। पहला एलिमेंट भाई 1 आ गया। फिर दूसरा रो और पहला कॉलम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 0। फिर तीसरा रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 2 + 2 0। आप चेक कर लो भाई, यहां भी आइडेंटिटी मिल रहा होगा। कर लिया ना? मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? इनवॉल्यूटरी अगेन हो जाएगी। तीसरा सवाल लिखो, थर्ड। रो वाइज एंट्री शुरू करो। 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। ऑप्शन सेम है। चलो बच्चे स्टार्ट हो जाओ। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करो बच्चे। तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। आप इसे मल्टीप्लाई करो। अरे भाई पहला एलिमेंट तो यही 2 ही मिल गया। गॉट इट? देखो पहला रो और यहां पे पहला कॉलम 2 मिल रहे। 4 + 2 -4 4 2 6 -4 2 आएगा ना। अब बच्चे दूसरा रो पहला कॉलम तो -2 -3 + 4 -2 -3 -5 + 4 -1 हो जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 + 2 -3 तो बच्चे 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 -6 + 8 तो -2 आएगा। ऐसे लिखते जाओ भाई, सेम मिल रहा है। समझ गए बच्चे? बोलो कौन सा ऑप्शन सही? यहां पे 2 ऑप्शन सही होंगे। आइडेम्पोटेंट भी होगा क्योंकि A² A के बराबर आ गया, और पीरियोडिक भी होगा। उसका फंडामेंटल पीरियड कितना है? 1 है। तो आइडेम्पोटेंट एंड पीरियोडिक बोथ। अरे ये तो सस्ता एग्जाम्पल है यार। हाँ ये सही हो सकता है, और बच्चों को मेहनत करनी पड़ जाएगी थोड़ी बहुत। क्या कर सकते हैं? तो पूरी कहानी समझ आ गई। अब देखो बच्चे अगला सवाल।
देखो सब पे ऑब्जेक्टिव सवाल तो मिलने बड़े मुश्किल है, बट यहाँ पे कोशिश कर ली गई है। तो एंट्री इस बार 0 1 0 0 1 सॉरी 0 0 1, मैं रीचेक कर लेता हूँ, 0 0 1 और यहाँ पे 0 0। चलो बच्चा इसमें चेक करो फटाफट, इसमें चेक कर लो लाल, जल्दी 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 चेक करो। खूब फास्ट। तो बच्चे a इंटू ए करना है, तो लाल आप एंट्री लिखिए 0 1 0 0 0 1 0 0 0, इसमें यही से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ये तो बहुत आसान मल्टीप्लीकेशन है, नजर आ रहा है ना, सबको जीरो कर दिया। बच्चे बताओ कौन सी मैट्रिक्स हुई, नील पोटेंट, और ऑर्डर ऑफ नील पोटेंस क्या है, 2। ए स्क्वायर करने पे मिला है ना, अच्छा हाँ, तो कौन सा हो गया यहां पे, नील पोटेंट हो गया। एक और एग्जांपल कर लें, हर, हाँ बिल्कुल, विथ फंडामेंटल पीरियड 1। चलो अगला सवाल देख लेते हैं भाई। इस बार रोवाइज एंट्री लिखो 1 1 3। अच्छा यहां पे रोल क्या कैलकुलेशन का है, अगर कोई कैलकुलेशन में कमजोर है जल्दी वेरीफाई नहीं कर पाएगा। 1 1 3 5 2 6 5 2 6, और बच्चे अगली एंट्री है -2 -1 -3, -2 -1 -3, सब पे सेम सवाल बना दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा और आसान करें, देखो यहां पे कर देते हैं, अगेन नीलपोटेंट विद ऑर्डर 3, नीलपोटेंट विद ऑर्डर, ऑप्शन चेंज कर लो, ऑर्डर 4, ठीक। और अगला है नीलपोटेंट विद ऑर्डर 5। तो लग रहा भाई यहां पे मामला खराब, 3 से कम तो कहीं मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सब 0 0 0 0 0 हो गए। रो और कॉलम होता है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को अगर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा नहीं आ रहा है, फर्स्ट रो को अगर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, लेट मी चेक, एक बार प्रॉब्लम में चेक कर लेता हूं। जीरो 1 0 है, अच्छा एक मिनट, यहां पे मल्टीप्लाई करने बाद क्या आ रहा है बच्चे, सब 0 हो गए, यहां पे 1 बच रहा होगा ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं, यही आ रहा है ना, ठीक है। एक बार और इसे मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, तो इसका मतलब तब भी ऑप्शन सेम रहेगा, मैंने इसे चेक नहीं किया। ए स्क्वायर इसके इक्वल आया, अभी भी ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, और बाकी और भी कोई प्रॉपर्टी उनमें से फॉलो नहीं हो रही है। एक बार और ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब चेक करो बच्चे, नहीं सवाल गलत काटना पड़ेगा, तो मैंने डेटा गलत लिख लिया हो। ए स्क्वायर इंटू ए चेक करो लाल फटाफट, पहले इसे कर लो फिर दूसरे सवाल को ट्राई करते हैं। बिल्कुल सही बात, देखो भाई दीक्षांत ने कैलकुलेशन बताया यहां पे, चेक करो बच्चे, ये 0 शायद हो जाए,
बोलो भाई, हो रहा है? बोलो लाल, बोलो। सब अब नल आ गया। इसका मतलब वो नीलपोटेंट था, बट ऑर्डर क्या हो गया? 3। ठीक है, वो सही कर लो आप। ए क्यूब देखो बच्चे, नल आ रहा है बच्चों का, ये कहना है। चलो इस वाले सवाल को चेक करो। आप घर पे ये मल्टीप्लाई कर लोगे, मैं आंसर ठीक कर दूं? ठीक है, ये भी नीलपोटेंट होगा और इसका ऑर्डर 3 होगा, जो सवाल दिया हुआ है। नीलपोटेंट विद ऑर्डर 3, घर पे कर लोगे इसे? चलो भाई। नेक्स्ट लिखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। 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 तो बच्चे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो। यानी अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स, जरूरी नहीं स्क्वायर ही हो, ए आई जे, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की है। अगर आप ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं, ए टी, इसका मतलब आपने रो और कॉलम को फ्लिप कर दिया, अब ये ए जे आई बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ये कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3। तो बच्चे अगर इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या आने वाला है? 1 2 3। मींस कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स हो जाएगा। आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात आप नोट करो। अब देखो बच्चे, वो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कहूं तो उसमें भी ये बात सब में लागू होगी, लेकिन हमें ज़्यादा चर्चा किस में पढ़नी है? स्क्वायर मैट्रिसेस में। तो अब देखो, हम इनकी कुछ वैरायटीज़ पे चलते हैं, या वैरायटीज़ से पहले हम क्या करते हैं, पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। चलो पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आप लिख लो प्रॉपर्टीज़। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ अभी मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ी बाद में। प्रॉपर्टीज़। अब देखो बच्चे, पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे लिखता हूं, पूरे का ट्रांसपोज लेता हूं, उससे क्या अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं, के बाहर निकाल लो, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। क्योंकि जब आप के मल्टीप्लाई करते हो, आप सारे एलिमेंट में के मल्टीप्लाई कर दोगे, ट्रांसपोज लोगे, सारी एलिमेंट यहां मल्टीप्लाई करके चले आएंगे, आप उस के को बाहर निकाल रहे हो। ये कहानी समझ आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? अच्छा चलो, ये बताओ क्या ये बात लागू हो पाएगी? a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, दैट विल बी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये सत्य है या गलत है? आप बताओ। क्यों? लॉजिक भी देना पड़ेगा भाई। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं यहां पे। सजेस्टिव अप्रोच यही, आप एग्जाम्पल लेके इसे प्रूफ करें।
आप कोई भी टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स या कैसे भी ले लो, ए और बी का ऑर्डर तो सेम ही होगा, नहीं तो ये एडिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बच्चे ए है और बी को मैं लिख लेता हूं B1 B2 B3 B4। अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिखूं, पहले आप ए प्लस बी निकालेंगे, फिर आप ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं, तो यह आएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, सही बात है, A3 प्लस B3 और बताओ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का सम क्या होगा? यही होगा। सबको समझ आ गया? अच्छा, क्या ये बात डिफरेंस में भी लागू होगी बच्चे? सोच के बताना, क्या ये बात डिफरेंस में भी लागू होगी? जल्दी करो भाई। आप चेक भी कर सकते हैं। आप भाई a माइनस बी कर रहे हो तो a1 माइनस B1 फिर a3 माइनस B3 आप उसी फ्लिप करके उधर ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पे भी होगा a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है? चलो अगली बात यहां देखते हैं, फोर्थ। ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होगा बच्चे, दैट विल बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। फटाफट से चेक कर लेते हैं, मिनट का काम है। कोई साथी ओरल वेरीफाई करके जरा देखो। अगर मैं ए बी मैट्रिक्स कंप्यूट करूं तो पहले क्या मिलेगा? A1 B1 A2 B3। आपने वैसे ये मल्टीप्लाई करके लिखा भी हुआ है पिछली क्लास में, आप वहां पे भी देख सकते हो, मन में कर डालो इसका कैलकुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जब बोर्ड एग्जाम, अब सब्जेक्टिव होगा नहीं इस बार, नहीं तो फिर ये सब कई बार वेरीफाई करने के लिए दे देते हैं आपको, ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिफ्थ। अच्छा ये बताओ, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगा बच्चे? बिल्कुल होगा भाई। ट्रेस में मेन डायगोनल कभी बदलता नहीं है। सॉरी, जब ट्रेस निकालते हो ए ट्रांसपोज और ए का, तो मेन डायगोनल फिक्स रह जाता है। ये आप नोट कर लो भाई। चलो एक ब्यूटी देखते हैं। जैसे मान लो बच्चे अपने पास, इसे जरा चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स अभी मैं A1 A2 A3 A4 यही ले लेता हूं, देखते हैं कुछ पैटर्न पहचानते हैं। और बी मैट्रिक्स B1 B2 B3 B4,
बताओ ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा? जल्दी बताओ। देखो यही आ रहा है। सबने चेक कर लिया? इसको आप वेक्टर स्पेस से कनेक्ट कर सकते हो। गौर करो, यहां बच्चे अगर मैं इसको एक रो वेक्टर मान लूं, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स क्यों ना हो, ये दूसरा रो वेक्टर है, ये पहला कॉलम वेक्टर है, ये दूसरा कॉलम वेक्टर है। तो ये कुल मिला के क्या लिखा हुआ है? R1 डॉट C1 प्लस R2 डॉट, अरे भाई ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। बोलो बच्चे, ये बात समझ आ रही है? ऐसे तो किसी भी ऑर्डर की अगर मान लो 3x3 होता तो क्या करते? लाल एक बार बना के देख लेते हैं। जेईई एडवांस 18 में ऐसा कुछ सवाल पूछा हुआ है बहुत, अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो मामला थोड़ा सा आसान हो सकता है। देखो ए मैट्रिक्स ऐसे मैं ले लेता हूं, ये देख बच्चे, मदद लेनी है वेक्टर भाई की। ये अपने पास R1 R2 R3 लिखा हुआ है। बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसके तहत आप इन सब बातों को और अच्छे से फील कर पा जाओगे। मैं बी मैट्रिक्स लिख देता हूं। 3x3 है बच्चे, ये कॉलम वेक्टर 1 है, C1 C2 C3। अब ट्रेस ऑफ ए बी इस बार क्या होगा? आप सिमेट्रिक्स बता सकते हो? R1 डॉट C1 प्लस R2 डॉट, अच्छा अगर ये बात याद है क्या थोड़ा बहुत जल्दी होगा? बिल्कुल, दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ेगा, आप सीधे लिख दोगे इसे। तो ये नोट कर लो, आप समझ गए? भाई पूरा मामला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? अब देखो, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा सवाल सेट करता हूं और आपके पास फ्यू सेकेंड्स हैं इसका आंसर करने के लिए। सवाल यह है बच्चे, आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 0 -1 -2 2 3 -2, ये ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है मेरे बच्चे 0 1 -1 0 0 2 -2 -1 0। एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको जल्दी से बतलाना है ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा। इसका क्या मतलब है? पहले क्या निकालेंगे? ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रेस ए बी का निकालो,
या ए बी ट्रांसपोज का निकालो, बात तो एक ही है क्योंकि ट्रेस ऑफ ए एंड ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होते हैं। गॉट इट? तो बच्चे यहां से हम क्या लिखने वाले हैं? अच्छा, आपको सीधा रिजल्ट नजर आ गया ना? देख लाल, ये वाली वैल्यू बराबर होएगी ट्रेस ऑफ ए बी ट्रांसपोज, और मुझे पता ट्रेस ऑफ ए और ए ट्रांसपोज बराबर होता है, सो यू कैन राइट इट लाइक ट्रेस ऑफ ए बी। लो लाल, फोड़ दिया इसे, यहां जल्दी आंसर आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए बी कैसे निकाला जाए? परिभाषा तुम्हारे पास है, तो रो और कॉलम वाइज डॉट लेकर लिख दिया जाए। देखो बच्चे, पहला रो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, डॉट लिया, कितना आया? 2 आया ना। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, डॉट किया, कितना आया? फिर थर्ड, तो यहां से -2 + 6 4 आ गया बच्चे। 8 विल बी राइट आंसर। नहीं तो आप पहले क्या करते? बी ट्रांसपोज निकालते, ए ट्रांसपोज, देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करते, तो मामला काफी आसान हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी सिमेट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए will be symmetric, a square matrix A will be symmetric if A equal to A transpose। अब देखो, जैसे मैं कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, ए अपने पास बच्चे कोई भी मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे, जो कि n क्रॉस n ऑर्डर की है। तो शर्त क्या है? अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज और ए परस्पर बराबर होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है? अब गौर करना, अगर मैं कहता हूं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए और ए ट्रांसपोज आपस में बराबर हैं। अगर मैं ये कहूं, या 1 मिनट रुक जाओ, कोई ऐसा एग्जाम्पल खूब बढ़िया सा गेस कर सकता है? खूब पढ़ा है तुमने, पिछली साल से पढ़ते आ रहे हो एग्जाम्पल। उल्लू बना रहे हो, उससे सस्ता कुछ नहीं मिला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ही है, लेकिन एग्जाम उससे क्रॉस चेक भी नहीं हो पाएगा। देखो मैं लिख देता हूं एक सबसे सस्ता एग्जाम्पल, बताना क्या है, कभी देखा हुआ है? ए एच
जी याद आया कुछ कुछ? एच बी एफ जी एफ सी। अब आप देख सकते हो यहां पे क्या हो रहा है। अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। नोट कर लो, एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं भाई पहले। अच्छा, ऐसे एग्जाम्पल क्या आप खुद से बना सकते हो? गौर करना, जब आप ए बराबर ए ट्रांसपोज करते हो, जब कभी भी ए बराबर ए ट्रांसपोज करते हो, तो क्या खास बात हो जाती है? अगर आप मेन डायगोनल पे मिरर लगा दो, इन्हीं पॉइंट का रिफ्लेक्शन लो, ये वाले पॉइंट मिल जाने चाहिए। देखो, एच एच जी जी एफ एफ, गॉट इट? चलो कुछ एग्जाम्पल अपने आप से बनाने की कोशिश करी जाए, बनाया जाए। चलो, एंट्री मेरे साथ ही करेंगे। दीक्षांत, बोलो यहां पे क्या क्या रखना चाहते हो? ये डायगोनल की एंट्री है। चलो यहां 4 रख देते हैं, यहां पे 5 रखते हैं बच्चे, यहां पे 6 रख देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। मतलब अगर हम एक यहां पे तर्क ढूंढें, तो ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी डायगोनल की एंट्री अफेक्टेड नहीं होती है, वो सेम रहती है। गॉट इट? डायगोनल की एंट्री क्या रह जाती है? सेम रह जाती है। चलो भाई, एक तो ये बात समझ गए। दूसरी बात और नोट करो, लिखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोबारा बता देता हूं, मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसमें जब पीएनसी और प्रॉप के क्वेश्चंस आते हैं, इसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। या आपसे कुछ मैट्रिक्स अलजेब्रा के सवाल पूछे जाएंगे, इन सब में आप कुछ भी कर लो, फालतू का पढ़ते लो घंटों भर, वो इफेक्टिव नहीं है। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तब होगी बच्चे, यहां पहले मैं लिख लेता हूं, इफ ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैं कह रहा हूं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बराबर क्या होगा? माइनस ए ट्रांसपोज होगा। जब भी ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज आ जाए तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। नोट करो ये बात। जब भी ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज हो जाए तो आप जान लेना मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी।
ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा बच्चे, अब यहां पे अगर मैं जैसे मैंने कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब आप ट्रांसपोज लेके जाते हैं तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों के डायगोनल्स क्या रह जाते हैं, सेम। यहां पे क्या हरकत होने वाली, कोई बताएगा? हाँ, निगेटिव्स कैसे होंगे? गौर करो, अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पे ए आई जे, ये एन क्रॉस एन है, बराबर क्या हो रहा है बच्चे, माइनस। बोलो कोई समस्या? एलॉन्ग मेन डायगोनल क्या होगा? बोलो क्या खास बात होगी? बोल भाई बोल। आई और जे क्या होंगे? आई और जे बराबर होंगे ना मेन डायगोनल में। तो बच्चे आप यहां क्या लिखेंगे, ए आई आई माइनस ए आई आई, यहां भी बन गया। ये तो अजीब ही हो गया भाई। टू ए आई आई शुड बी जीरो, मतलब A11, A22, A33, A44, A55, A6 जितने भी हैं सारे क्या होने चाहिए, जीरो। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली पहचान अगर होने वाली है तो मेन डायगोनल की एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो। तो यहां लिख लो, इफ A will be skew symmetric, then all of its entries along principal diagonal should be zero, should be zero। ये बात फील कर पा रहे हो बच्चे? सिमेट्रिक कब हुआ, जब ए ट्रांसपोज के बराबर। स्क्यू सिमेट्रिक कब हुआ, जब ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा सेट कर सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक का। चलो दीक्षांत बताएगा भाई एग्जांपल। दैट इज, एक एग्जांपल लिखते हैं। ए, मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल चाहिए, पहले डायगोनल में क्या पुट करेंगे। चलो यहां पे मान लिया टू, तो यहां पे क्या होना चाहिए, पक्का? सभी लोग चेक करो, देखो ए बराबर क्या, माइनस ए ट्रांसपोज है। पहले ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं, तो जीरो माइनस टू, और जब ए ट्रांसपोज में आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां सब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। गॉट इट? ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज हुआ। अच्छा, कैसे गेस कर पा रहे हो, जो एलिमेंट यहां पुट करो इसका रिफ्लेक्शन लेना, इधर माइनस मल्टीप्लाई करके लेना है। कैसे लेना है, माइनस मल्टीप्लाई करके लेना है लाल। चलो एक ये एग्जांपल सेट किया, दूसरा सेट करते हैं। 3 क्रॉस 3, इस बार सुनील बताएगा। 0 0 0। चलो भाई अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहां पे रख देते हैं 1 2 3। बोल भाई, अब यहां पे क्या रखा जाए, यहां पे सभी लोग चेक करो भाई, क्या ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज है कि नहीं है? तो पूरी कहानी शायद क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। लास्ट एक थ्योरम लिख लो।
लिखो थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज sum of symmetric and skew symmetric matrices. कहने का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से आप फंक्शन पढ़ते थे, एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, वैसे ही यहां पे तो एक मैट्रिक्स ये है स्क्वायर, इसको आप सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपसे कोई कहे अगर लिख सकते हैं तो इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट बताओ। गौर करना, आज के बाद आप हजारों एग्जाम्पल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के देखते ही बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मतलब हम अलग से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक निकाल भी पाएंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो बच्चे, सिमेट्रिक कंपोनेंट है, दोनों तरफ का मैं ट्रांसपोज लेता हूं। ट्रांसपोज क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है? अभी पढ़ लिया था भाई थोड़ी देर पहले। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज पता नहीं, लिखते हैं ए स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज। सिमेट्रिक का ट्रांसपोज क्या होता है बच्चे? वही सेम आ जाता है, स्क्यू में माइनस। कंफ्यूज मत करना, मतलब ये मैं बता रहा हूं कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा। गॉट इट? अब अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो यहां से क्या मिल जाएगा? सिमेट्रिक कंपोनेंट। बोल बच्चे हां या ना? होगा ए प्लस। आप ये हरकत करके हजारों मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हो, जो भी मिलेंगी क्या होंगी? सिमेट्रिक। अब और आसान हो गया मामला, दोनों को माइनस कर दो भाई। ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ये स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो अगली क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे बहुत फेमस पार्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।